अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं कुछ अलग सोचते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो हमारे जहनों को रोशनी से मुनव्वर तो करते हैं, मगर खुद अक्सर अंधेरे में रह जाते हैं। ये चैनल उन अजीम मोहसिनों, असातिज़ा, मुहक्किकीन और इल्म के चिराग जलाने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए है, जिनकी मेहनत से मुआशरे के इंजीनियर, डॉक्टर, फलसफी और रहनुमा जन्म लेते हैं। मगर अफसोस कि उन्हीं मेहमारान कौम को अक्सर वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकीकी हकदार है। इनको इन्हीं को लोगों को खराज तहसीन देने के लिए आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में एक जिद्दत मैंने अख्तियार की है। और सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो से मुतारुफ कराना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं, फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में आज के मेहमान को दावत देंगे और फिर उनसे खुले माहौल में उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी तरक्की, उनकी समाजी खिदमत के हवाले से बातचीत होगी। तो आइए चलते हैं। एआई के प्रोफेसर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई जो जिस दौर की जो ट्रेंडिंग एजुकेशन है उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको मैंने एक एक खराज अकीदत के तौर पर मैंने उन्हीं के मैदान से एक वीडियो बनाया है। आप लोग मुलाजा फरमाएं। में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ये वो जगह है, एक ऐसी कोशिश है जहां हम उन लोगों की कहानियां सामने लाते हैं जो खुद तो गुमनामी में रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए एक रोशनी का मीनार बन जाते हैं। तो आइए आज मिलकर इल्म के उन्हीं मेमारों को सलाम पेश करते हैं। हमारा सारा सफर, हमारी सारी बातचीत इसी एक यकीन पर टिकी है कि इल्म बांटने वाले वो कभी मांद नहीं पड़ते। जो लोग अपना इल्म, अपना तजुर्बा दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं ना, वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं, भले दुनिया उन्हें याद रखे या ना रखे। तो चलें इस मौजू को ना एक जरा मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। कोशिश करते हैं उन गुमनाम हीरोज की कहानियों को समझने की जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं पड़ती। यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपने असातिज़ा की, उन मुहक्किकीन की जो दिन रात एक कर देते हैं, हमारे रहनुमाओं की, यानी इल्म के वो इल्म बरदार जो अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बिल्कुल खामोशी से अगली नस्लों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। सच पूछें तो यही वो लोग हैं जो किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद रखते हैं। लेकिन इस सारी कहानी में ना एक तल्ख हकीकत भी छुपी हुई है, और वो ये है कि कौम के ये मेमार, ये बनाने वाले अक्सर गुमनामी के अंधेरों में ही कहीं खो जाते हैं। जरा सोचें, ये वही हाथ हैं जो हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर देते हैं। असल में हमारे मुस्तकबिल के हकीकी मेमार तो यही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उन्हें याद रखते हैं? क्या हम उन्हें वो इज्जत देते हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं? क्या उनकी इन तमाम खिदमात का सिला उन्हें कभी मिल भी पाता है? और अफसोस की बात यह है कि अक्सर जवाब नहीं में होता है। मुआशरा अपने इन्हीं मोहसनों को, इन भलाई करने वालों को अक्सर भूल जाता है। जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हम उस रास्ते को और उस रहनुमा को, दोनों को भुला देते हैं जिसने हमें वहां तक पहुंचाया था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए ख्वाब तो बुनते हैं मगर खुद कभी उन ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन पाते। उनकी अपनी खुशी दूसरों की कामयाबी में ही कहीं छुपी होती है। तो इन्हीं खामोश मोहसिनों की आवाज बनने के लिए, उनकी कहानी सुनाने के लिए कुछ अलग सोचते हैं का ये सफर शुरू किया गया है। तो कुछ अलग सोचते हैं क्या है? ये सिर्फ एक शो या प्रोग्राम नहीं है। नहीं, ये एक सोच है, एक छोटी सी तहरीक है जो हमारी कौम के उन खामोश मोहसिनों की आवाज बनना चाहती है। ये उनकी कुर्बानियों को मानने की, उन्हें तस्लीम करने की एक कोशिश है। इस पूरी बातचीत का एक और बहुत अहम मकसद है, और वो ये है कि नई नस्ल को कामयाबी के असल मतलब से मिलवाया जाए। आजकल कामयाबी का पैमाना क्या है? दौलत, शोहरत, बस यही कुछ ना। लेकिन असल कामयाबी, सच्ची कामयाबी का रास्ता इन चीजों से नहीं बल्कि इल्म, सब्र और खिदमत से होकर गुजरता है। और यही वो रास्ता है जो हमारे असातिज़ा हमें अपनी जिंदगी से दिखाते हैं। इन अजीम लोगों की जिंदगियां हमें बताती हैं कि असल कामयाबी के पीछे क्या होता है। इसके पीछे होती है लगन,
कुर्बानी, एक ऐसी उम्मीद जो कभी नहीं टूटती, और खिदमत का एक सच्चा जज्बा, यही वो चीजें हैं जो किसी भी जिंदगी को बामानी बनाती हैं। तो आइए अब मिलकर इल्म की इन चिरागों को सलाम पेश करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी कहानियां सिर्फ आम कहानियां नहीं हैं। ये सिर्फ इंटरव्यूज नहीं है, ये हमारे लिए मशले राह हैं। ये महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी गुजारने के अनमोल सबक हैं। हर कहानी में एक गहरा पैगाम छुपा है, एक ऐसी तरगीब जो हमें एक बेहतर इंसान बनने और से सुने। दूसरा कदम, उनकी जिंदगी से मिलने वाले असबाक को सीखें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, अपने असातिजा को, अपने रहनुमाओं को वो इज्जत दें जिसके वो वाकई मुस्तहिक हैं। तो आइए इन रोशन चिरागों की रोशनी में हम सब भी अपनी अपनी राह तलाश करें, क्योंकि जब हम उनकी जिंदगी से सीखते हैं तो ना सिर्फ अपनी मंजिल पा सकते हैं, बल्कि शायद खुद भी किसी और के लिए रोशनी का एक छोटा सा जरिया बन सकते हैं। तो आखिर में आइए उन तमाम असातिजा, उन तमाम रहनुमाओं को सलाम पेश करें जिन्होंने हमें सबसे कीमती चीज सिखाई, और वो है सोचना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सोचने वाले ही दुनिया बदलते हैं। तो फिर अब मैं एक आगे बढ़ता हूँ एक दूसरे स्टेज में, जहाँ मैंने आज के मेहमान को जिनको मैंने खुशी तौर पर बहुत कोशिशों के बाद, क्योंकि उनकी मसरूफियत हमारी मसरूफियत कभी मिल नहीं पा रही थी, तो आज का मेरा सब कुछ बिल्कुल अलग है। मैंने कभी सुबह के वक्त कोई कभी प्रोग्राम नहीं किया, और जो है आज खूबी खुसूसी तौर पर जुमा के दिन, लेकिन चूंकि फिर इनको ऐसे वक्त में पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए आज मैं हर सूरत से राजी हो गया। और मैं अभी भी डर रहा हूँ कि कोई मेरा हमारे लिए कोई कॉल नहीं आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम को जारी रखूंगा, और इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें होंगी। तो आइए हम आपको अपने मेहमान से, आज के इस मेहमान से मिलाते हैं। ये हैं हमारे डॉक्टर दिलशाद अहमद। ये मोतिहारी के एक छोटे कस्बे से इनका ताल्लुक है, और इनका सफ़र जो है मोतिहारी से लेकर के अबू धाबी के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से यहाँ ये मौजूद हैं और आपके सामने हैं। तो ये पूरा सफ़र, ज़िंदगी कभी भी किसी की लीनियर नहीं होती। ये नॉन लीनियर ग्राफ हमेशा होता है, कहीं क्रेस्ट एंड कर्व सब इसमें होते हैं। तो आइए उनके इन क्रेस्ट एंड कर्व को हम और आप मिलकर के इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। क्या इनकी जर्नी इतनी स्मूथ रही कि आप वहां से टिकट पकड़ी और सीधा अबू धाबी पहुंच आए, या उनमें कहीं पर पड़ाव भी आया, या कहीं कुछ परेशानियां भी हुई, कभी वो उदास भी हुए, कभी मायूस भी हुए, कभी नाकाम भी हुए, फिर उन्होंने क्या किया। आइए आज इन्हीं सब बातों के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि सामीन इन तमाम बातों से कुछ नतीजा अखज़ करके अपने आने वाले खुद भी सीखेंगे, और अपने आने वाली नस्ल को भी इसके बारे में बताएंगे। हमारा सासा, हमारी फिक्र, हमारी कोशिश हमारे लिए नहीं है। हम 40-50 बरस के हो गए, कुछ दिन और रहेंगे, लेकिन फिक्र हमारे नई नस्ल के लिए है कि नई नस्ल को हम क्या दे रहे हैं। ये देखना नहीं है कि दुनिया से क्या मिला, ये सोचने की बात है कि क्या दे रहे हैं हम। तो आइए हम चलते हैं उस एक एक अजीम शख्सियत की तरफ, बेलौस खिदमत कौम में लगे हुए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में जो नौकरी करता है उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि किसी सोशल प्रोग्राम में जा सके, लेकिन इनका ये जिगर है, इनकी ये मेहनत है, इनकी कोशिश है, इनका ईमान है कि हमें कुछ ना कुछ लोगों को देना है। तो इस तरह के प्रोग्राम ये खुद करते हैं। ये खुद एक पॉडकास्टर हैं, और अपने इल्म के हवाले से जो सीख रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए बाज़ाब्ता दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से से लोगों को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो आइए बिला ताखिर अब हम उनसे आपका तारुफ तो नहीं, बतारुफ वो खुद बताएंगे। मैं उनकी पहला सवाल जो मैं उनसे कर रहा हूँ वो ये होगा कि आप अपनी इब्तदाई तालीम और ज़िंदगी के बारे में, जो हमारे इस प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा है, मैथमेटिक्स का एक उसूल है कि प्रोपोर्शन ज़्यादा अहमियत रखता है। किसी ने 5 में अगर 4 दे दिया और किसी ने 1 लाख में 40 दे दिया, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। कौन कहाँ से उठा और कहाँ जाके पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होने का हवाले उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से इनको देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, और फिर ये देखेंगे इनका आउटपुट क्या है।
तो जी आइए जी। सुनते हैं हमारे दिलशाद साहब से। ओवर टू यू दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि अपना बहुत कुछ बात कह सकूं अपने बारे में, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के शुरुआती लम्हात के बारे में कुछ रोशनी डालूंगा। शुरू करता हूँ कि नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ये शेर मुझे याद अभी शुरू में इसलिए आया कि क्योंकि आपने जो है इब्तदाई तालीम के बारे में बात की, है। तो मुझे याद आता है कि मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो इकरा स्कूल से शुरू किया, जो कि हम्म, मोतिहारी में एक स्कूल था। वो स्कूल था, वो अपने ही जानने वाले लोगों ने उस स्कूल को खड़ा किया था। हम्म, और वो अपने आप में एक यूनिक स्कूल हुआ करता था, और अभी भी वो स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें यह था कि दुनियावी और दीनी तालीम दोनों को मिला के वो लोगों को पढ़ाने की कोशिश की गई थी। बच्चों को के दिमाग में वो चीज़ें फीड करने की कोशिश की गई थी कि जहाँ दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों मिल सके। बेशक। तो शुरुआती शुरुआती जो मेरी केजी क्लासेस की जो पढ़ाई हुई थी, वो तो मैंने एक मेरे मोहल्ले में एक स्कूल था तैयबा कॉन्वेंट, वहाँ पे मैंने इनरोल किया। घर वाले ने इनरोल किया, तो KG 1 में KG 2 एक दो साल मैंने वहाँ पढ़ाई किया। फिर उसके बाद से मेरे भाई साहब थे, वो अब्दुल रशीद अहमद बर्क, वो इस इकरा स्कूल में वो टीचिंग किया करते थे। जी। तो वो इसमें टीचिंग करते थे, और दीनी काम में भी काफ़ी जुड़े हुए थे। तो उनकी उनके मेहनत के बदौलत हमको वहाँ एडमिशन मिल पाया। क्योंकि ये इकरा स्कूल अपने आप में एक प्राइवेट स्कूल था। उस टाइम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी, चैलेंज। क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन हैं, और सब के सब जो है गवर्नमेंट स्कूल में सब लोगों ने तालीम हासिल की। हम्म। क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट पैसे की वजह से जो है गवर्नमेंट स्कूल ही प्रीफर किया जाता था। तो मुझे लेकिन ये सादत नसीब हुई कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकूं। वो मेरे भाई जो थे उस टाइम में, अब्दुल रशीद अहमद बर्क, वो वहाँ पढ़ाया करते थे। इस वजह से मुझे एडमिशन आसानी से मिल गई, और उनके सरपरस्ती में आना जाना भी हो गया। उनके साथ ही साइकिल पे बैठ के मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल से आया करता तो कहते हैं ना दिला था। साहब कि जब अल्लाह ताला किसी को आगे बढ़ाना चाहता है तो रास्ते भी हाँ। हमवार कर देता है। आपके रास्ते भी तमाम हमारे। भाई जो है सिबलिंग्स जो है हाँ जी। गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल किए। आपको जी। अल्लाह ने ये फैज किया आपके लिए दरवाजे खोले ताकि आप प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे स्कूल में ये फायदा मुझे मिला कि वहाँ पर एक तो अपनापन काफी था, सब लोग अपने ही लोग थे जो पढ़ाया करते थे। और दूसरी बात ये थी कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों का एक तरह से समावेश था। ये बहुत तो अच्छी उसमें, बात। हाँ, तो उसमें क्या है कि लोग जो है, हमें अरबिक भी पढ़ने को मिला, वहाँ पे इस्लामिक्स भी पढ़ने को मिला, और फिर मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ें तो साइंस वाइंस पढ़ने को मिला ही मिला। हम्म, और एक काफ़ी अच्छा ग्रुप बना था वहाँ पे मोतिहारी में। जो भी अच्छे लोग थे शहर के, वो सारे लोग वहाँ एडमिशन कराया करते थे इस स्कूल में। तो टीचरों का आपने काफ़ी अभी जो ये दिया है, इंट्रोडक्शन दिया इस वीडियो में, उसमें टीचरों का रोल जो आपने उजागर जो किया है, वो बहुत सही उजागर किया कि टीचर्स का जो रोल होता है, और खासकर इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, हम्म, इफ वट एवर टीचर इज टीचिंग यू, दैट इंस्टिल इन योर माइंड फॉर एवर। तो शुरुआत में वही चीज़ें जो है, जो शुरुआत में टीचर्स ने हम मेरे दिमाग में और हमें फीड किया, वो अभी तक लेके आदमी चल रहा है। बेशक। तो ये एक चीज़ रहा। और मैं कुछ टीचर्स का नाम भी लेना चाहूँगा। हम्म, उस टाइम में जो हमारे प्रिंसिपल थे, और हमारे फिर वाइस प्रिंसिपल थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे उस टाइम में थे। तो सारे लोग जो है, उन लोगों ने हम पढ़ाया लिखाया, और एक मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। उसके बाद से मैट्रिक करने के बाद से फिर मेरी सरपरस्ती जो है वो चेंज हो गई। जी वो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, जो पटना में रहा करते थे उस टाइम में, जी। वो कोचिंग चलाया करते थे। तो हाँ, उनके सरपरस्ती में पटना चला गया, अच्छा। +2 करने वहां पर। जी दिशा फिर साहब उन यहाँ पर एक ये ये आपके हम असर जो और क्लासमेट्स बहुत सारे रहे होंगे। तो हाँ। उनके हवाले से ये बात मुझे जानना जरूरी है कि आप जो इस यहाँ तक पहुँचे वो लोग अभी कुछ ऐसे नाम जरूर होंगे क्योंकि आपने इदारे की तारीफ की। इदारा हम्म, बहुत अच्छा है। तो कुछ और लोग भी वहाँ से निकले होंगे। एक आध दो हजरात का नाम यहाँ पर ले लें ताकि वो स्कूल की पोटेंशियल के बारे में सही
कि कंटिन्यूअसली सस्टेनेबली वो स्कूल अब इसी तरह से चल रहा है, या एक आप जो हुए वहां से निकले और कामयाब हो गए, तो इससे उनकी रियल स्ट्रेंथ का पता चलेगा। तो आप बताएं दो चार ऐसे भी और भी साथी थे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, जरा जी जी बोले तो बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एकरा स्कूल के हवाले से सही सही उनकी तारीफ हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं टीचर्स का नाम ले लेता हूँ, कुछ वहाँ पे जो उन्होंने पढ़ाया हाँ। था मैं भूल गया थे। वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल जो थे मुजफ्फर सलाम साहब थे। फिर उसके बाद से खुर्शीद इमाम साहब थे। फिर हसन शाहिद सर थे। इन सारे लोग से अभी भी मेरी मुलाकात होती है और हम जाते हैं वहाँ पे। हम्म, तो उसके इसके अलावा हाँ, आपने कही सही सही कहा कि कौन कौन से वहाँ से मेरे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो अभी कहाँ पर हैं। हाँ, तो हमने अभी मुझे याद है कि मैंने जो ये फर्स्ट पोस्ट पॉडकास्ट जो मैंने शुरू किया था, तो सबसे हाँ, पहले जो पॉडकास्ट मैंने किया था वो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से ही किया था। हाँ, माशा तो अल्लाह। तो मेरे स्कूल फ्रेंड है वो अभी लग्जमबर्ग में अमेजोन में प्रोग्राम मैनेजर, जी जी। जिशान यूसुफ। तो सबसे पहले मैंने उससे किया था, वो हमारे साथ 7 तक हाई स्कूल में पढ़ाई उसने किया था, 7 या 8 तक। हम्म, तो उसके साथ किया। फिर और भी दूसरे तो मेरे एक जो फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे साथ मैट्रिक वहां से पास किया, डॉक्टर मोहसिन हाशमी। जी। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की चाइना और आर्मीनिया वगैरह से। वहां से करके वो अभी मोतिहारी में न्यूरो फिजिशियन, सबसे टॉप के न्यूरो फिजिशियन अभी मोतिहारी में माने जाते हैं, डॉक्टर मोहसिन हाशमी वो हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां से स्कूल से पास आउट होके और काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक बात और यहाँ कि क्या उनकी जहनियत भी उसी तरह से है, या वो जो है अपने ट्रेन पर सवार हुए और उतरे और फिर ट्रेन को भूल गए, कहे ऐसा तो नहीं है, क्या उनके दिलों में भी वही जज्बा है? क्योंकि हमारी कोशिश, और इस नस्ल में जो लोग भी हैं जो थोड़ी सी कौम से हमदर्दी रखते हैं, वही चाहते हैं कि हमने एक क्वालिटी की चीज पैदा कर दी, वो काफी नहीं है, हमें कुछ ऐसे ही क्वालिटेटिव को क्वांटिटी में भी लाना है, ताकि हर चार तरफ रोशनी हो, हर चार तरफ जो है उजाला हो, चारों तरफ से लोग जो है आगे बढ़ें, तो फिर जो है एक कंप्लीट वे में अचानक एक रोशनी फूटे और लगे कि हम भी देश को मुल्क को कंट्रीब्यूट करने वालों में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपका कहना सही है। और सब के सब जो है वो सेम मेंटेलिटी के हैं। जैसा मेंटेलिटी मेरा है वैसे ही सबके सब सेम मेंटेलिटी के हैं। और सब लोग जो है क्या कहते हैं उसको, मुआशरती काम जो है फलाह बहबूद का, वो सब के सब जुड़े हुए हैं अपने अपने तरीके से। ये जी। बहुत अच्छी बात है कि खुशी हम्म की बात है कि वो तमाम हजरात जो उस वक्त आपके हमअसर थे और हम्म स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनकी जहनियत वैसे ही बनी, जिससे पता चलता है कि इस हम्म, तरह की जहनियत वहाँ बनाई जाती है। जी जी तभी जा करके उनमें ये सारी चीज़ें इम्पार्ट हुई, और वो जिस जगह है वो अपने अपने इल्म को फैला रहे हैं और दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ने के कोशिश कर रहे हैं। अपना तो काम है कि चलाए चलो चिराग रास्ते में खास दोस्त के दुश्मन का घर मिले। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आइए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने स्कूल वहां से फारिग हुए, फिर आपने बड़े भाई की निगरानी में आप पटना चले आए। पटना जी में वो तमाम बातें जो आप आपके लिए मुआविन रही हैं आपके आगे बढ़ने में, और आपके कुछ लोग होंगे, माहौल होगा, सिचुएशन होगा, सहूलतें होंगी, वो सारी चीज़ें आप या हमारे सामीन को बताएं कि आपने पटना से मोतिहारी से पटना का सफर हुआ, फिर पटना से आगे की तरफ कैसे बढ़े। जी जी बिल्कुल। पटना में पटना का सफ़र जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। +2 वहाँ से मैंने किया। उसके बाद से मैं आईआईटी और इन सारी चीज़ों की तैयारी में कुछ मैंने टाइम सर्व किया। अपने +2 के बाद भी, ड्यूरिंग +2 और +2 के बाद भी वहाँ भी जो भी असातिज़ा मुझे मिले और मेरे बड़े भाई की सरपरस्ती में जो भी जिन भी लोगों से मुलाकात हुई उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे वहाँ पर फिजिक्स में पढ़ता था, वहाँ पर शाकिर हुसैन सर थे हमारे टीचर। तो उनसे पढ़ाई लिखाई के अलावा भी काफ़ी नज़दीकी रही है हमारी, और काफ़ी काफ़ी मौजू पर गुफ्तगू हुआ करती थी, मुख्तलिफ मौजूओं पर। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को, उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे बड़े भाईजान हैं उनकी एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वो एक तरह के बहुत माशरती काम में काफ़ी दिलो जान से लगे रहते थे। क्योंकि वो टीचिंग भी करते थे और काफ़ी बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे जहन पे काफ़ी असर इन सारी चीज़ों का हुआ। और ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द मेरी परवरिश हुई कि मेरे जहन में भी वो सारी चीज़ें फीड हुई, और आगे मेरा भी यही मकसद रहा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं आगे आने वाले दिनों में।
तो प्लस 2 करने के बाद से मैंने वहाँ से फिर मैंने भोपाल में एडमिशन मेरा हुआ, वहाँ पर एक तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज। जी वो पटना में जब आप रहे तो जी क्या जी। उसमें जो है कसीर लोगों की तादाद है? वो पटना एक ऐसी जगह है कि पूरा बिहार के लोग जो है हाँ जी वहीं जी आकर के जमा हो जाते हैं, और वहीं वहीं उसी को मरकज समझ करके, आज तो खैर दूसरी हाँ जगहों में रियासतों जी भी जी। जाते हैं, लेकिन पहले उस जमाने में जब आप थे तो पटना हम्म। ही मरकज हुआ करता था। तो जी आप जी वहाँ जी। कुल कितने लोग थे, और उन लोगों में से कितने लोग अभी आपके जहन में है जो आप ही की तरह एडमिशन लेके कर रहे हैं, या फिर उन लोग बन गए, मैंने इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और फिर उसके बाद जो है अपनी जिंदगी में मस्त हो गए, सब भूल गए? कुछ ऐसे लोगों का भी तस्करा कीजिए, और कुछ नेगेटिव लोगों का भी तस्करा कीजिए, और ताकि उनको भी समझ में आए कि हम तो चले थे, जो आवाज लेके चले थे, हम अपनी हम्म जिंदगी में इस क्रम मसरूफ होकर के वो भूल गए जो सबक हम्म। हमको आगे लेकर जाना था। तो कुछ उन जी लोगों के जी बारे में बताएं। जी जी। वहाँ पे काफी लोगों से मुलाकात हुई मुझे, जो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। और वो ऐसा प्रोफेशनल एक तरह का रिलेशन वहाँ पे ज्यादा बना लोगों से, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, और उसके बाद से लोगों ने क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे एडमिशन हो गया लोगों का। कोई हाँ। इंजीनियरिंग में किसी ने ले लिया, किसी ने मेडिकल में ले लिया, और किसी ने किसी और फील्ड में वो लोग निकल गए। तो बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड थे। एक फ्रेंड का मुझे याद आता है कि जो, अगर निगेटिव की बात करते हैं, मैं हाँ। नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हाँ। लेकिन वो उन्होंने एडमिशन लिया मेडिकल में। हम्म। मेडिकल में पुणे साइड में उन्होंने एडमिशन लिया था, डेंटल में। हम्म। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पर उनके साथ क्या हादसा हुआ नहीं हुआ, वो किसी चार्ज में फंस गए, पुलिस केस वगैरह में फंस गए, उसके बाद जेल वेल चले गए। वो किसी गलत हरकत में वो चले गए थे, फंस गए थे ज्यादा। मुझे तो उसका इल्म नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला गया ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने कुछ गलत किया, तो इधर उधर चले गए। तो ये है कि अपने लाइन से डाइवर्ट हो गए बहुत सारे लोग, जो जिस लाइन में जाना चाहिए था उसमें नहीं गए, और किसी अलग लाइन में चले गए, तो उनकी जिंदगी कुछ तो अजीरम बन गई अब। यहाँ पर एक जी बात और, कि वहाँ जो लोग जमा होते हैं उनका मकसद होता है कि आईआईटी क्रैक क्रैक करना, नीट क्रैक करना, हाँ जेई हाँ। क्रैक करना, यही होता है। यानी उस जी वक्त जी। उनका पूरा फोकस सिर्फ ये होता है, आगे हाँ के बाद आगे सोचेंगे जैसा माहौल मिलेगा। मेरा हाँ हाँ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही है। अब ऐसे ही जिस बात। जगह वो गए, क्योंकि एक जगह तो मिलके अब दोबारा मिल नहीं सकते आप, कोई जी जी। किसी का प्लेसमेंट कहीं होता है, किसी की नौकरी हम्म कहीं होती है। हम्म तो हम्म उस माहौल का भी असर होता है जहाँ जाते हैं। तो जो लोग हैं जो जिनके अंदर कुव्वत इस्तकलाल और जो है कुव्वत इरादी मजबूत होती है, वो तो हम्म। अपने राह पर चलते होते हैं। और कुछ हम्म, लोग हैं जो वीक मैग्नेटिक पावर होने की वजह से पावरफुल मकनातीसी कुव्वत के जरिए खिंच जाते हैं। तो जी जी। ये भी एक फितरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर इंसान को बना दिया जाए कि तुम्हारा हम्म। क्या मकसद है, तुम किस लिए भेजे गए हो दुनिया में, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, लेकिन एक सुखन बंद है हारिस की रहे याद, तुम खुद को और खुदा की जात को हरगिज न भूलो। तो हाँ, ये अल्लाह ये की और अपनी हकीकत को न हाँ, भूलो। कब्र में। तो ये ये शेर चीज मुझे भी जो है, याद आ रहा है जी। ये चीज अगर जो है हम्म अगर जहन में रहे तो इंसान जहाँ कहीं भी रहेगा, ये सोच उसको उस नेगेटिविटी की तरफ जाने में हमेशा रुकावट पेश करेगा। लेकिन दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। और तो ये सारी बातें चलती रहती है। आइए फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम्म। आप वहां से भोपाल की तरफ, भोपाल का सफर हुआ आपका, उसके जी जी। पीछे क्या मकसद थे, और भोपाल आपने क्यों चुना, और वहां आपने आपका अचीवमेंट क्या रहा, आपकी सरगर्मियां क्या रही, उसके हवाले से बताएं। भोपाल चुनने का मकसद ये था कि वहाँ पे फी स्ट्रक्चर काफी कम था। हम्म। सबसे पहला वजह तो ये था कि हाँ। इंजीनियरिंग करने में फी स्ट्रक्चर, पैसा मॉनेटरी जो है वो आदमी को हमेशा सोचना रहता था, जिस हाँ। बैकग्राउंड से हम लोग आए थे। तो हम्म। वहाँ का फी स्ट्रक्चर मैंने बहुत जगह वो दिया था, काफी जगह मुझे मेरा हुआ भी था। हाँ। तो उन सारी जगहों का मिला के मैंने फिर भोपाल चूज किया, क्योंकि वहाँ फी स्ट्रक्चर काफी कम था इंजीनियरिंग में। हम्म। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मतलब अपना उर्दू स्पीकिंग लोग भी थे हाँ। ज़्यादा। जी जी। और भी हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि वहाँ पर एडमिशन ले रहे थे। हम्म। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के हमने एडमिशन वहाँ पर लिया। हम्म। भोपाल में 4 साल गुजारा हमने वहाँ पर। तो वो भी कौन सी बैचलर, इंजीनियरिंग की आपने? मैंने क्या स्ट्रीम था आपका? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग था जी। हाँ जी जी। तो बीटेक हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया 4 साल, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंजीनियरिंग में। काफ़ी कुछ आदमी सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो अच्छा, यहाँ करेंगे। पर एक बात, जी
आमतौर से उसका ट्रेंड किस इंजीनियरिंग का ज्यादा था? जब आप जो तो जमाने में थे, तो ट्रेंड किस इंजीनियरिंग का ज्यादा था? देखिए, ट्रेंड उस टाइम में इसकी कंप्यूटर साइंस और आईटी, आईटी इसका का। ट्रेंड, हाँ, इसका ट्रेंड उस टाइम में शुरू हो गया था। जब मैं जी। एडमिशन लेने गया तो मुझे कंप्यूटर साइंस और आईटी भी मिल रहा था, लेकिन वो पहले लोगों से जो भी सलाह मशवरा लिया था उसमें ये बोला गया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना, बिकॉज ये बोलते हैं कि सदाबहार है, एवरग्रीन। जी जी। दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन ब्रांच, हम्म, you will never be unemployed in your life if you जी। are taking a मतलब mechanical engineering. But now the scenario is completely different. This is another story. लेकिन मैंने उस भी अपने टाइम, बेटे के साथ ऐसा ही किया। जी जी वो उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, लेकिन अभी आकर के वो सब बातें उतनी सच्ची नहीं है, सही साबित हाँ, नहीं हो रही हैं। खास करके जी, इस मुल्क में, कि यहाँ तो उतने फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं। हमने सोचा हम्म, था कि मेरा बेटा भी इसको में होगा और जो जी, बड़े बड़े कारखाने में नौकरी करेगा, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ नहीं। बहरकैफ, वो हर जमाने में आदमी जो सोचता है वो होता नहीं है। और जी इसी जी वजह से ये बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में वो हम्म, पहुंचे अपने मुकाम पर, लेकिन डिलेड, वो डिले, दूसरे जी, रास्ते से उनको क्रॉस करके जाना पड़ा। तो वो हम्म, वक्फा जो डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच पाए, तो वो तो कम से हम्म, कम एक तरह से कुछ तो सीखा जरूर, लेकिन जाया हुआ उस मंजिल तक पहुंचने में। और फिर आजकल हम्म, ये भी बातें हैं कि आप पढ़ते हैं कुछ, उस जमाने से शुरू हो गया, लेकिन प्लेसमेंट आपको कहीं और हो रहा है। जी। पढ़ पढ़, बेचारा मैकेनिकल पढ़ रहा है मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग और प्लेसमेंट हमारा हो रहा है आईटी में। तो आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके आईटी में आप जिंदगी भर काम करो। आप सोचे जिंदगी मतलब कितनी दुश्वार है। क्या आपने हम्म, आपका नॉलेज कुछ है और आपसे तकाजे कुछ और हो रहे हैं। लेकिन जो कहते है, हैं ना, हिम्मत की बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग में 4 साल रहने के बाद वो इतना पिस जाता है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तैयार हो जाता है और करने के काबिल बन जाता है। और हम्म, किस कहते हैं ना कि एजुकेशन टीचर्स एडजस्टमेंट। तो हम्म, इंसान जो है, हकीकी एडजस्टमेंट उसका उस वक्त काम में आता है, जब हम्म, उसको वो स्ट्रीम नहीं मिलती जिसका उसने तालीम हासिल किया, और दूसरे स्ट्रीम में उसको जाना पड़ता है। तो जी हिंदुस्तान में बिल्कुल, लोग इसके आदी हो चुके हैं। ये अब ये कॉमन नॉर्म हो चुका है। इसलिए आप देखेंगे कि एक कंप्लीट विजन ओरिएंटेड लोगों की बहुत कमी है। जी, कंप्लीट विजन ओरिएंटेड लोगों की कमी, क्योंकि हम्म, उसको पता है कि हम जिस तरह जा रहे हैं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे हालत में वो भी एक कंफ्यूज स्टेट में रहता है। मतलब नाश्ता खा कुछ रहा होता है, और लज्जत किसी और का पा रहा होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या मुझे आगे आगे जा करके आगे क्या मिलने वाला है। हम्म, बहरकैफ ये तो सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें आप दस्तयाब करना बहुत मुश्किल है। और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, वो यही दावा करते हैं कि आपको प्लेसमेंट कराएंगे। तो प्लेसमेंट आपको करा देते हैं, बाकी आपका नसीब, आपकी जिंदगी यहाँ पर आके नसीब पर ही बात कर जाती। आप नसीब के हवाले से आपका क्या विजन है? क्या आप समझते हैं कि भाई आदमी कुछ कोशिश करे, लेकिन होता वही है जो नसीब में होता है? तो इसके हम्म। हवाले से आपका क्या विजन है? हाँ, बात तो एज अ मुस्लिम ये तो ईमान है हमारा कि हाँ, तकदीर जो है, तकदीर में जो लिखा है वो होगा ही। हम्म, लेकिन आपके हाथ में क्या है? एक्चुअली मेरा ये विजन है और मेरा ये सोचना है कि आपके हाथ में एट प्रेजेंट जो चीज़ है ना उसे अच्छा करना है। आप ज़्यादा पास्ट में रहोगे और ज़्यादा फ्यूचर में रहोगे हम्म, तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जी। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई जगह पर मैंने फ्यूचर में कब कब काफ़ी वक्त गुजारा है, मतलब प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचता रहा हूँ कि मैं ये हाँ, कर लूंगा तो ये होगा, ये कर लूंगा तो वो होगा, और जो प्रेजेंट है वो अच्छा कर ही नहीं पाता हूँ। तो इस वजह से परेशानी बहुत होती है। और दूसरी बात ये है कि आप पास्ट के रिग्रेट को, पास्ट में ये नहीं हो पाया, मैं वहां से नहीं पढ़ पाया, नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वहां से डिग्री नहीं ली, वहां से ले लेता तो वो वहां चला गया, यहाँ चला गया, ये सोचिएगा आप। ये दोनों चीज बड़ा खतरनाक है आपकी जिंदगी में। तो बहुत। आपको अगर अपना फ्यूचर ठीक करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंट। वट एवर थिंग्स यू हैव इन योर हैंड, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आप जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, आप उसके बारे में सोचते रहिए कि ये करना है, वो करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटेक जब मैंने किया था तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि अब बीटेक मैंने कर लिया है, अब मुझे कुछ काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं प्राइवेट, और मेरे दिमाग में और सबके दिमाग में उस टाइम यही था कि प्राइवेट सेक्टर में मुझे घुसना है और वहाँ पे जितना मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा तरक्की मिलेगी, और ये वो सीईओ वीओ कंपनी का जो भी है आप फटाफट बन जाओगे, सिर्फ आपको मेहनत चाहिए। तो इस हिसाब से हमने
जब बीटेक करने के बाद से हम जब दिल्ली आए, दिल्ली में जॉब वॉब का जो सिनारियो हुआ, एक दो जगह हमने जॉब पकड़ा, गुड़गांव वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो वहाँ की जो हालत देखी, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये बीटेक मैंने जो किया है इसका असल यूज तो है हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ काम हो रहा है। जो आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जो सीखा है उसका तो कहीं भी यूज नहीं है यहाँ पर। तो अलग चीज है, यू हैव टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस, यू हैव टू लर्न अदर थिंग्स। हम्म, आपका क्या लीडरशिप पावर है, ये सब चीजें वहाँ पे जरूरी थी। और आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसका 10% रोल हुआ करता था जॉब में। और वो मिला जुला कि इतना प्रेशर का काम कि आप जॉब जो है वो सही तरीके से कर नहीं सकते हो, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत कम देते हैं। मतलब एक तरह के आपको मिस यूज किया जाता है जॉब में। मेरा ऐसा परसेप्शन परसेप्शन बना। बन गया वहां पर जॉब जाने के बाद से। तो मैंने एक दो महीने के अंदर ही सोचा जॉब जाने के बाद से कि जॉब में घुसने के बाद से कि इसमें ज्यादा दिन मुझे टिकना नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ इस टाइप का जॉब। फिर मैंने सोचा और मशवरा लिया अपने बड़े भाईजान से, तो उन्होंने बोला कि जो जिस लाइन में मैं हूँ, टीचिंग वीचिंग, इस लाइन में आ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर सोचो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें है। तो फिर मैंने वहाँ से ही अपना जो है वो कैरियर का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया, और जॉब किया इसी मकसद से कुछ पैसा सेव करूँ और उसके बाद से मैं हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ूँ। फिर हम्म, मैंने वहाँ से रह के जॉब से कुछ पैसा सेव किया, घर वालों में मदद किया पैसे से कुछ, और सब कुछ कर उर के फिर मैंने जॉब से रिजाइन मारा। और उसके बाद से फिर मैंने कोचिंग जो है वो बीटेक में तो पढ़ाई की थी, लेकिन उसको थोड़ा पॉलिश करने के लिए कोचिंग था आईएएस, मेडीजी और आईएएस एकेडमी टाइप का वहाँ पे कोचिंग था। तो आईएएस एकेडमी में मैंने वहाँ एडमिशन लिया 6 महीने के कोर्स में, जहाँ को पॉलिश किया जाता है और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है गेट की। गेट जो होता है जिससे आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग करके होता है। तो इत्तेफाक से मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। और वहाँ पर मुझे जो टीचर मिले, मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका, इसके मंडल थे, हम्म, बंगाल के एक टीचर थे। वो उन टीचर ने मेरी जिंदगी का जो है वो पढ़ने का जो तरीका है उस उन्होंने बदल दिया। क्योंकि मुझे बीटेक में वैसे टीचर्स नहीं मिले थे जब मैं बीटेक कर रहा था। हम्म, क्योंकि वो टीचर उनको उनके पास इतना तजुर्बा था कि वो आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस जो है, उन्होंने वो सेकंड टॉपर थे वो ऑल ओवर इंडिया में। गेट के भी वो फर्स्ट या सेकंड टॉपर रहे थे अपने। एनटीपीसी में उन्होंने 4 5 साल जॉब किया था। आई इंजीनियरिंग सर्विस में उन्होंने जॉब किया था, वहां से उन्होंने डिजाइन मार के वहां पे पढ़ा रहे थे। तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था जॉब्स को लेके और अपने कैरियर्स को लेके। और वो पढ़ाने के साथ साथ वो कैरियर गाइडेंस का जो भी नुस्खा बताते थे वो काफी कारगर था। और उन्होंने ये बताया कि कोई भी कंपटीशन आप कैसे चुटकी में निकाल सकते हो, मेहनत करके और उसको स्मार्टली पढ़ के। हम्म। वो तो 6 महीने के कोर्स में उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि हमने गेट जो है वो क्रैक कर दिया, गेट एग्जामिनेशन क्रैक निशांत कर दिया। साहब, यहाँ पर जी। दो बात जो आई उसको मैं जी। बोलूँगा, समझा। सबसे अहम बात जो हम्म, आपने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, कि हम्म, इंसान को जो हाथ में है उसी को अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है और उसी में जीना है। ना माजी के सोचे, ना मुस्तकबिल की परवाह करे। ये जी बहुत जी। अहम बात है, क्योंकि आम तौर से लोग यही गलती करते हैं कि अपनी हम्म, पीछे वाली नस्ल को कोसते रहते हैं और हम्म, आगे की जिंदगी के हवाले से इतना वक्त सोच सोच के जाया कर देते हैं कि सामने का खाना जो खा रहा है, पता ही नहीं चला कि आपने क्या खाया। बिल्कुल पता ही बिल्कुल नहीं चला। बिल्कुल। तो ये बहुत हम्म, अहम बात है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है तमाम उन लोगों का जो जो दीनदार हैं और आपके तरह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो जो लोग जो गाइड करते हैं कैरियर, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये समझें कि जो आपको मिला है उसी पे इक्तफा करो। अल्लाह तो सबकी सुनता है। जरूरत है शकील अपनी अपनी हाल ही ने जुबान से कुछ ना कहा, एक बाग शिकायत कर बैठे। तो जी जी। ये होता है इंसान का। लेकिन ये बहुत ही अहम बात आपने की। उम्मीद है कि सामीन हम्म, जो है इस बात को समझेंगे, और जो आपको मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र। कुरान में भी यही कहता है कि शुक्र करोगे तो उस पर इजाफा करेंगे। हम इस बात जी। को जो है, जो मिला है उसी पर शुक्र करें और आगे की तरफ मेहनत की कोशिश करें, अल्लाह से उम्मीद रखें। और हम्म, ये हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह आगे अच्छा ही होगा। तो जी जी। ये एक अहम बात। दूसरी अहम बात आपने जो बताई हम्म, कि हमारा अपना नॉलेज, जो भी हम रॉ नॉलेज जो
गेन करते हैं पढ़ने के दौरान। और हम्म आज के दौर में जो एक जॉब एक्वायरिंग जो इन्वायरमेंट है, हम्म उसमें उसमें आपका जो स्कूल का नॉलेज या कॉलेज का नॉलेज हम्म काफ़ी नहीं है। काफी आपको नहीं। बाहर से उन लोगों की खिदमत ज़रूर हासिल करनी है जो जिनको ये पता है कि वो समुंदर में कैसे कैसे जो है तैरना है, किस तरफ तैरना है, कहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, किस जगह हम्म आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो एक कैरियर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि हमारे इलाके में, खासकर मुस्लिम इलाके में, बहुत सारे कैरियर मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो गए हैं। लेकिन वो बेचारे भी इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आकबत हमारी सुधर जाए, ये हमारा कुछ भी नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं है। और इस तरह की बातें अगर ये चार पांच चीज उनके जुबान से निकाल दे कि ये नहीं बोलना है, तो शायद उनके स्पीच में कोई ऐसी दूसरी बात बची ना जाए। जी जी। जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है हम्म वो शेयर नहीं कर पाते, वो आखिर ले जा करके बस वहीं पर आप डाल देते हैं। देखिए, हम्म, दुनिया और दुनिया ही है, दायरा अमल है जहां से आपका आखिरत सुधरेगा। बेशक। और ये बहुत जरूरी है कि इंसान का माशी हाल अगर हम्म अच्छा रहेगा, तो वो जो है सुकून के साथ दीगर चीजों में, हर चीजों में वो अपना लुत्फ अंदोज हुआ करेगा, उसको एंजॉय करेगा, दूसरों को भी शेयर कर सकेगा। हम्म माशी हालत के हवाले से कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर दिन में 72 बार जो है इस माशी बदहाली के लिए दुआ किया करते थे। तो ये कितना बड़ा मसला है। तो हम्म इंसान दुनिया में माश की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो जो करेंसी जहां चलती है वही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये देखना है आपको कि आप उसमें जो है, इससे आपका दीन का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा काम ना करने के उसका दीन का नुकसान हो। आप जो हम्म है दीन को सामने रखते हुए दुनिया में दाखिल हो, तरतीब बदल दें, करें वो, लेकिन नीयत आपकी दूसरी हो। खाना खा रहे हैं तो लोग खाना खा लेते हैं, हम खाना खाएंगे इस नीयत से कि अगर इससे जो कुव्वत बनेगी तो अल्लाह अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। हम ये उसको इसलिए बता रहे हैं कि वो आगे चल के दूसरों को बताएगा। तो आप एक हम्म, विजन और मिशन के तहत कुछ काम करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, आपका आने वाली नस्ल को भी फायदा होगा। तो बिल्कुल। आपने यहाँ ये बताया कि एक कैरियर गाइडेंस की जरूरत हुई है, जिसका आपने इकरार किया कि उसका हमें बहुत फायदा हुआ। तो बिल्कुल। सामीन जो सुनने वाले हैं, उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप जो है काउंसलिंग जरूर करें। उसका बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले आप जो है स्ट्रेंथ अपना मालूम करें कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है। फिर हम्म उसके बाद ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग जॉब्स और ट्रेंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका आप सर्च करें गूगल के जरिए। फिर उसके बाद आप सॉर्ट आउट करके उसको, जितने 10 5 के आपके दो पर आ जाए, दो पर आ जाने के बाद उस दो फील्ड के जो है उन लोगों से मिले जो लोग एग्जिस्टिंग टाइम में उस जॉब में आप वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है आप जो है एक अल्लाह मैदान तबियत करने के लिए जो भी करना है अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह जी इन दोनों में से किसी एक की तरफ मेरा मैदान तबियत कर दे। और उसके बाद जो सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस तरह इस प्रोसेस से अल्लाह ने मुझे कामयाबी हासिल की। कहना उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो हमेशा अपने तरक्की का वो जुमला यही होता है कि अल्लाह ने मुझे तरक्की हासिल की। और हम मुसलमान के हवाले से होने के हवाले से हमारा जुमला भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये दो बिल्कुल बात बिल्कुल। बहुत अहम थी जो मैंने आपको बीच में काटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम्म आगे का अपना सफर जो है उसके हवाले से बात हमारे सामीन को बताएं। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद जो है ना, खुदा के दीन की हम्म, सरफराजी होनी चाहिए। वो है ना, अल्लाह ने इकबाल का शेर के, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं हम्म, इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, आगे की सफर की जहाँ तक बात है, हाँ, दिल्ली में मैं ये सब कर रहा था। गेट मैंने क्वालिफाई किया। जॉब अपना छोड़ के, हम्म, जॉब मैंने वो फेडरस लॉयड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक एमएनसी कंपनी थी, उसमें कर रहा था। लेकिन वो जॉब मैंने छोड़ा, तर्क किया। और फिर मैं एकेडमिक लाइन की तरफ मैंने कोशिश की, गेट निकाला। गेट क्वालिफाई करने के बाद से, काउंसलिंग करने के बाद से, मुझे एनआईटी राउरकेला में मशीन डिज़ाइन करके, वो मशीन डिज़ाइन जो है स्पेशलिटी,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसमें एडमिशन लिया मैंने। और मुझे आईआईटी से भी आ रहा था। मैं भी एक जगह आईआईटी तालिबान में, आईआईटी बीएचयू था या आईआईटी इंदौर ऐसा करके था, उसमें भी मुझे मिल रहा था, लेकिन वो ब्रांच पसंद का नहीं था। मैं डिज़ाइन में जाना चाहता था, तो डिज़ाइन एनआईटी राउरकेला का काफ़ी अच्छा था, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो एडमिशन में जब मैंने ले लिया, उसके बाद से फिर, हाँ, तो फिर 2 साल वहाँ पे मास्टर्स मैंने किया। वो काफ़ी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का क्राउड, वो काफ़ी अपीलिंग था। खासकर एनआईटी राउरकेला, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब। यहाँ तक कि कई आईआईटी से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी है, वो एनआईटी राउरकेला का था। और वहाँ पे स्कॉलरशिप मुझे मिलना शुरू हुआ, माशा 8,000 पर मंथ, गेट के माशा थ्रू। तो 8,000 पर मंथ वहाँ के स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ। और फिर जो टोटल फीस हुआ करता था वहाँ का, खाने मेस से लेके और सारा इंस्टीट्यूशनल फीस और ये सब मिला उला के, वो हुआ करता था तालिबान में 45,000 के आसपास। 6 महीने का, 6 महीने में 45,000। और 6 महीने का वो एक सेमेस्टर का, और 6 महीने में मुझे 8,000 के हिसाब से मिलता था। 8 इंटू 6, 48,000। हम्म तो 48,000 मिलता था, 45,000 ये था। तो मैं तो 45,000 देता था, और फिर 3,000 जो था वहां पे मुझे पैसे की अहमियत समझ में आई कि मुझे इतने पैसे में जो है पूरा 3-6 महीने का सेमेस्टर चलाना है। जी ठीक है। तो 6 महीने का सेमेस्टर 3,000 में चलाना, तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया कि कट डाउन किया अपने जो एक्सपेंसेस थे। जो एक्सपेंस ऐसे ही हुआ करते थे, जैसे दोस्तों के साथ घूमने में, कहीं बाहर चले गए खाने के लिए, कहीं कुछ करना है, कहीं किसी से मिलने चले गए, ट्रैवलिंग वैवलिंग, तो ये सारा एक्सपेंसेस मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला कि 2 साल अगर ये सब नहीं करते हैं, अगर रूम ही में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? सारा कुछ तो हो ही रहा है, मेस में खाना मिल रहा है टॉप क्लास का, जी या पढ़ाई हो रही है टॉप क्लास की, यूनिवर्सिटी के अंदर रहना, यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी वाड़ी रख नहीं सकते हैं, सिर्फ साइकिल अलाउड था, साइकिल चलाइए आराम से। तो वो एक बड़ा ही मजे का दौर था। और उसमें काफी कुछ सीखा कि आप जो है कम पैसों में कैसे जो है अपनी जिंदगी को अरेंज कर सकते हैं। थ्री ये आपने थाउजेंड में बहुत आप अच्छी छह बात कही। महीना जी, तो यहाँ पे हमें आज जी, आज के नए दौर में जी, एक हम अपने बच्चों को एक ऐसी चीज जो है है जो आज सबको जानना है। ये हाल के वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हम्म, बहुत सारे लोगों ने पेपर लिखे हैं कि मनी मैनेजमेंट बच्चों को कैसे सिखाया जाए। क्योंकि जिंदगी में उसको इस इसका शऊर होना लाजमी है, वरना लोग कमाते हैं और उसके बाद एक वक्त आता है कि फिर वो वही लोग जो अमीर हैं कल के बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। जी, जी, मेन मसला क्या होता है कि वो मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। तो आज के दौर में ये बता दें हम सामीन को कि आप जो है अपने बच्चों को घर में बचपन से ही मनी मैनेजमेंट का तरीका सिखाएं। उसको आप जो है 1 महीने का पूरा पैसा दे दें और उसको बताएं कि ये बेटा इतना पैसा है और जो है एक लिस्ट है, ये सारा सामान आना है, तुम कैसे इसको चलाते हो। तो वो जो है ये मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से सीख जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि वो आपकी परेशानियों को अच्छी तरह समझेगा कि मेरे वालिद जब ये करते हैं तो हम्म, किस तरह से करते होंगे और उनको क्या परेशानियां हैं। वो फजूल खर्ची की तरफ नहीं जाएगा और आगे आने वाली जिंदगी में जरूर कामयाब होगा। आपने ये हम्म, सीखी तो नहीं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उस वक्त आपने एडजस्ट किया, तो आप महसूस हम्म, कर रहे हैं कि ये हम वहां से अगर ऐसा नहीं करते, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो हम हम्म, ये कामयाब नहीं हो पाते और वहां से हमें दूसरों की मदद हासिल करनी पड़ती, कर्ज लेना पड़ता। आपने जी, वो जी, सारी चीजें बच करके उसी में एडजस्टमेंट किया। ये एक बहुत बड़ा हुनर है। आने वाली नस्ल में हर बच्चे को गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सिखाएं। चलिए सर, जी, ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने इसको आपको रोका। आगे बढ़े जी, हम जी, फिर आप। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आपकी बात को मैं एक बहुत ऐड करना चाहता हूँ, दो बातें। लेकिन आपने सही कहा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं और हमने जो भी पढ़ाई अभी तक की है, उसमें दो चीज की बहुत कमी रहेगी। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीखा, और जी दूसरा फिनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखा। जी ये जी दोनों चीज
मतलब मुझे ये लगता है कि स्कूल टाइम से ही एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए और जी सिलेबस में डाल देना चाहिए। जी जी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आदमी को जो है कंगाल कर देता है बिल्कुल। अगर फिनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप लाखों करोड़ों रुपया भी कमा रहे हो, लेकिन आप इंटेलिजेंस ही नहीं है कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो, जी जी जी। तो आप रोड पे आ जाओगे। बहुत और सही अगर बात। आप, हाँ, और अगर आप जॉब आपको बहुत अच्छी जगह मिल गई, किसी बड़े एमएनसी से मिल गई, लेकिन आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू जी डील विद जी द टॉक्सिक पीपल, बिल्कुल हाउ बिल्कुल। टू डील विद योर बॉसेस, जी जी then you are not going to survive there and you will be kicked off from the job very soon. जी जी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और और फिनेंशियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। तो जी जी जी। तो ये दो चीज तो मैंने बताया। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, हाँ, मैंने मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट की अपनी 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद से फिर मुझे अब लगा कि मैं टीचिंग लाइन में आऊंगा, इसकी कोशिश में हूँ। इस फिर मुझे पीएचडी वीएचडी करने का कोई इरादा नहीं था, मैं फिर दिल्ली आ गया डायरेक्ट। और फिर मैंने जामिया में जो है ना, वहाँ पर वैकेंसी निकला था गेस्ट लेक्चरर का, गेस्ट लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम्म तो मैं वहाँ गया अपने दोस्तों के साथ, जो बीटेक के दोस्त थे उनके घर पे रुका उका। और स्कूल के भी कुछ दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उनके रूम पे रुकता था मैं, जो रूम लेके रहते थे और जॉब करते थे। तो वहाँ पर से फिर मैंने वो बीटेक के वो बीटेक में पढ़ाने के लिए मैंने दरखास्त डाला जामिया में, हम्म कि मैं इसमें लेक्चरर के लिए, गेस्ट लेक्चरर बोलते हैं वहाँ पर। हम्म तो और लोगों से मैंने जो मशवरा किया वहाँ पर, तो उन लोगों ने बोला कि भाई मुश्किल है आपको जामिया में एंट्री करना, क्योंकि आपका जो है कहीं भी बैकग्राउंड, न जामिया है न अलीगढ़ से कहीं मैच नहीं करता है। तो हम्म, आपका, आपको तो लेंगे नहीं। हम्म, लेकिन मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड शुरू से रहा है, बोला कि लेंगे क्यों नहीं भाई, हम जाके देखते हैं, बाकी देखेंगे। हम्म, मतलब बोला कि आज तक नहीं हुआ ऐसा कि कोई आपका कोई लिंक नहीं है, ना कभी आपने अलीगढ़ में पढ़ा है, कि ना कभी जामिया में पढ़ा, और यहाँ पे अक्सर मैंने 100% लोग वहीं के जी। हैं। तो आपको आपकी कैसे ये लगा? बात से मैं फिर काट जी रहा हूँ क्योंकि बहुत जी अच्छी बात निकल रही है। जी जी। मैथमेटिक्स में कहते हैं कि हाँ पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती है, जी। निगेटिविटी को निगेट करने से ही पॉजिटिव बनता है। हाँ, वही बात है। अब क्या है कि जी दुनिया जी। में कोई भी चीज जो है, नेगेटिविटी इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर। यस यस। Negative positivity does not exist in fact. एक्सिस्ट, You यस। negate the negativity, then automatically it become positive. आपके हवाले से यही बात साबित होती है कि आपको लोग जो है, इस तरह के लोग जो है मार्केट में मिलेंगे, जो आपको इंकरेज तो नहीं करेंगे, डिस्करेज ज्यादा करते हैं। वो हो सकता है आपकी मोहब्बत में एहतियातन आपको बोल रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला है उसका क्या असर होता है ये तो वही जानता है। तो बात सही। ये बहुत अच्छी बात बताई कि इसके बावजूद के लोगों ने आपको चांसेस के हवाले से बहुत हिम्मत नहीं बढ़ाई, हिम्मत अफजाई नहीं की, लेकिन आपने आपने उनको निगेट करके आगे बढ़े। चलिए आप आगे जी बढ़ते जी। हैं। तो हाँ, उसके बाद से मुझे, तो मैं इंटरव्यू में गया, और इत्तेफाक से जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने पूछा कहाँ से मास्टर्स किया आपने। तो याद नहीं मुझे नाम कौन थे शायद। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मैंने वहाँ से एनआईटी राउरकेला से किया है। तो वो खुश हो गए, बोला अरे एनआईटी राउरकेला, वो असल में कुछ दिन कबल ही एनआईटी राउरकेला से कुछ कोई टॉक दे के आए थे, विजिट करके अच्छा। आए थे। बोले कि ओ दैट इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। वो इतना खुश हो गए, वो लोगों ने और कुछ सवाल ही नहीं किए, बोला कि इसको लेना है बस। नहीं तो ऐसे मेरा नहीं, वहाँ ऐसा ही सिलेक्शन हो होता है। गया। मैं आपको यहाँ पर ऐड करूँ एक सेकंड जी के जी लिए। मैंने पहले का इंटरव्यू जो रेलवे का दिया था, जी रेलवे जी। में क्लरिकल जॉब का, हाँ हाँ। और वो ईद के दूसरे दिन था। मेरे जी इंटरव्यू में सिर्फ यही सवाल हुआ कि तुम जो है ईद के दिन क्या क्या इंग्लिश में बताओ। हाँ, कोई दूसरा चीज। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए बात, ये मिसाल नहीं है, ये हाँ, बात है कि अल्लाह जब आपको जो है कहीं पर पहुंचाना होता है, तो जी रास्ते इस तरह से हमवार करता है, आप जो कर पाते हैं वही चीज जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो आपके लिए रास्ता बनता है। आप देखें, वो अगर नहीं, कैसे आपके लिए इंतजाम हुआ? आपके जाने से पहले कोई रावर किला से वहां आया, या किसने इंतजाम किया? आप जी जी सोचे इसको, और फिर आपके लिए वो राह हमवार किया। तो ये कुदरत का जो अरेंजमेंट और मैनेजमेंट जो है ना, ये किसी को समझ में नहीं आता कि कुदरत किस तरह से आपके जैसे माँ बच्चे का पैदा होने से कबल ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। आप जी। सोचिए ये इंतजाम है, कुदरत का इंतजाम है। ये मैंने काटा, लेकिन ये बहुत अहम बात थी। आप आगे की तरफ बढ़े। हाँ, बात सही है। और आपकी बात से मुझे शेर भी याद आता है कि किसी शायर ने कहा है कि ये सच है कि अल्लाह देने वाला है, हम्म, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। हाँ, और निकल सफर में तो फिर गहरे पानी से न डर, हाँ, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए। जी।
तो हाँ, बात वहाँ पर मेरी पूरी नहीं हुई थी कि वो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ और उन्होंने पूछा कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे। मैंने बोला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सब पढ़ा सकता हूँ मैं, और इसके लैब्स वगैरह ले सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह। वो ठीक है, ये इसका ही रिक्वायरमेंट है हमारे पास, शुरू करो। फिर मैंने शुरू किया पढ़ाना वहाँ पर। और मैंने साथ साथ आईआईटी पटना में पीएचडी का इंटरव्यू भी दे रखा था उसी अच्छा जी। टाइम में। उसी मतलब हम्म, मैंने जैसे इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर उसी फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग के बाद मैंने जाके वहाँ मैंने आईआईटी पटना का इंटरव्यू भी दिया था पीएचडी में, हम्म, पीएचडी के लिए, क्योंकि मास्टर्स मेरा था। हम्म, आईआईटी पटना का मैं रिजल्ट का भी अभी आया नहीं था, और मुझे यकीन नहीं था कि पीएचडी में वो लेंगे, ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, और उसका रिजल्ट का वेट कर रहा था आईआईटी पटना से पीएचडी का। और इत्तेफाक से 2 महीना पढ़ाने के बाद से मुझे वहाँ से ऑफर आया हम्म, आईआईटी पटना में पीएचडी का, कि आपका हम्म, सिलेक्शन हो गया है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी। फिर मैंने सलाह मशवरा किया वहाँ के लोगों से जो वहाँ पहले से पढ़ा रहे हैं। हम्म, ठीक है। मैंने ये बोला कि मैं यहाँ से पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता हूँ, अगर यहाँ रह के पढ़ाते हुए पार्ट टाइम पीएचडी कर लूँ आईआईटी दिल्ली वगैरह से, तो वो ज़्यादा बेटर है, या फुल टाइम पीएचडी करना हम्म, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे जो भी फैकल्टीज पहले से हम्म, पढ़ाया करते थे जिनको पहले से तजुर्बा था वहाँ पढ़ाने का। तो कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे दे दो, मतलब यहाँ पे रह के ही कर लो, जॉब कैसे छोड़ोगे तो फिर नहीं मिलता है ये हाँ वो। सही है। हाँ, फिर बोला कुछ लोगों ने, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, फुल टाइम करना जरूरी है, अगर फुल टाइम नहीं करोगे पार्ट टाइम पीएचडी का कोई वैल्यू नहीं होगा आगे आने वाले दिनों में। अभी तो तुमको ठीक लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ बहुत कुछ बिल्कुल बताया। सही, बिल्कुल सही। तो मैंने फिर उस पर इस्तेखारा किया, और मेरे को बात समझ में आई कि भाई मुझे फुल टाइम एडमिशन ले लेना चाहिए जाके जी बिल्कुल सही है। आईटी पटना में, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में वो मुझे 35,000 के आसपास जो है वो स्कॉलरशिप मिल स्टाइपेंड रहा मिलेगा। था, स्टाइपेंड, वो 4 साल तक। फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ जो है वो पैसे के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, कि कितने हाँ पैसे में कितना सही सही। एडजस्ट हो जाए और काम भी आगे चला जाए। फिर मुझे लगा कि मुझे जितना यहाँ मिल रहा है उसी के आसपास वहाँ भी मिल रहा है, तो जाना ही बेहतर है। और हम्म, वहाँ से फुल टाइम पीएचडी एक बार करके देखते हैं, और आईआईटीज में जाने का हम्म, ख्वाब जो है वो शुरू से था, तो बोला कि उसका भी टैग लेके देखते हैं। और मेरे साथ सबसे बड़ा फायदा ये रहा रियाज भाई, कि मैं घर में सबसे छोटा था। हम्म, तो मेरे पे वैसी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको पैसा कमा के जो है ना घर पे देना ही देना है। हाँ जी जी जी। आपको, हाँ, तो मेरे पास पूरी पूरी इंडिपेंडेंसी थी कि आई कैन मेक माई ओन लाइफ। देखिए ये भी जब इंतजाम या आलिया है, समझे आप। हाँ, तो ये भी ऊपर वाले का इंतजाम था कि यू यू गो एंड मेड योर लाइफ। तो हाँ ये हमारे घर की तरफ से एक तरह से हरी झंडी मिली हुई थी कि हाँ, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, बहन की शादी ना आपके भाई ये वो किसी को सेट करना नहीं है, यू आर फ्री टू डू योर ओन वर्क एंड थ्राइव इन योर लाइफ। तो ये काफी मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा, घर का सपोर्ट काफी प्लस पॉइंट रहा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नो बडी इज अ सेल्फ मेड मैन इन दिस वर्ल्ड। हर आदमी के पीछे पूरा कुंबा होता है, जो कि हर हर जो है घड़ी पे, हर स्टेज पे आपको सपोर्ट करता है। मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है कि किस किस स्टेज में हमको कितना सपोर्ट मिला है, बहुत सारे सपोर्ट, जी हर जगह सपोर्ट इरशाद मिला भाई, है। जी जी अब जो है टाइम की कमी की वजह से अब मैं जी। वहां से यहाँ हिंदुस्तान से फ्लाइट लेकर के अब अबू धाबी की तरफ आते हैं। हाँ जी और जी। जो है कम मुद्दत में इतना लंबा सफर करके अब आप हाँ यहाँ के जो एक्टिविटीज हैं जो जी हाईली जी। मोटिवेशनल है और हाँ बहुत जबरदस्त काम है, इसके हवाले से आप जो है पूरी जानकारी दें कि अब जब यहाँ आए तो जी आपको कैसा लगा। और उसके बाद जो मेन एक्टिविटीज हैं कि आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी इस तरह की एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, और इसके पीछे आपका फोर्स बिहाइंड क्या है, और लोगों के रवैये आपके हाल में क्या है, आप लोगों को कौन सी पॉजिटिव थिंग आपको शेयर करना चाहेंगे कि लोग जो है आपकी तरह एक लंबी सफर को हवाई जहाज के तरह तरह तय करें। तो आइए हम उस तरफ चलते हैं। आप जब खलीफा यूनिवर्सिटी में आए तो कैसे आए थोड़ी सी बताएं, और उसके जी बाद जी। फिर जो है पूरा यहाँ के क़याम और अभी तक के बारे में उसको जरा सा जानकारी दें। हाँ, जब मैं पीएचडी कर रहा था उसी टाइम में मैंने यहाँ पर एक प्रोफेसर से ताल्लुकात हुआ, उनसे उनसे उनके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, उस प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो मेरे से मैचिंग था, तो मैंने फिर मेल किया, तो उनसे बातचीत हुई, इंटरव्यू लिया, उन्होंने उस क्या टाइम ही नाम था कंफर्म कर। उनका? हाँ, उनका नाम यहाँ पर यहीं पर है वो, अच्छा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन ठीक है, नहीं ठीक है। वो, हाँ। हाँ हाँ, ठीक। तो मैं उनसे बात हुआ, फिर मैं इधर आ गया, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मैं फिर यहाँ पे काम करने लगा, खलीफा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे आने के बाद से यहाँ का जो
अतराफ है अबू धाबी का, वो उसने काफ़ी मुझे मुतासिर किया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको इंडिपेंडेंसी वगैरह काफ़ी है, अपने काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब यूनिवर्सिटी बस का जो, स्टेटस साहब इनको बताएं कि हाँ यूएई में इस यूनिवर्सिटी हाँ, का स्टेटस क्या है। तो खलीफा यूनिवर्सिटी खैर पूरे यूएई में तो नंबर 1 है इसका रैंकिंग, और वर्ल्ड में भी इसका रैंक जो है 150 और इसके आसपास है। जो मतलब वन और विद इन टू हाँ, हंड्रेड है। विद इन 200 है। तो जी इसका और लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि जी ये यूनिवर्सिटी जो है एक टाइम में इसका 500 रैंकिंग था 6-7 साल पहले, और इसने फिर अपने रैंकिंग को इतना ज़्यादा मजबूत किया है बहुत ही हम्म, कम टाइम में। तो ये माशाल्लाह। टॉप यूनिवर्सिटी है अभी अबू धाबी यूएई की। और हम्म, मिडिल ईस्ट में भी ये 1-2 में आता है, 1-2-3 में, 1-2-3 में आता है ये जी यूनिवर्सिटी। जी तो यहाँ पर आने के बाद से फिर मेरा हमेशा से रहा है कि मैं 9 to 5 जॉब जो है वो ठीक है, करना ही है आपको, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है ना सोसाइटी में रहना है, तो आपकी अलग जिम्मेदारियां हैं। हम्म, और आपको कुछ काम सोसाइटी के लिए भी करना है, जी जिससे लोगों को मतलब अवाम उन्नास को जो है फायदा हो। तो इस सिलसिले में मैंने ये स्टार्ट किया ये चीज़ें अपने 9 to 5 आवर्स के बाद, वीकेंड्स वगैरह में मुझे टाइम मिलता था, तो मैंने लोगों से कनेक्ट, और मेरा शुरू से मेरी एक हॉबी हुई करती थी। हम्म, हॉबी एक तरह से कहते थे, लोगों से मिलना जुलना, उनसे उनको समझना, उनकी बात, उनकी जर्नी को समझना, उनसे सीखना, ये मेरा जो है ना एक एक तरह से इकिगाई कहा जाए जिसको। जी जी। मेरे पास ये बुक है अभी इकिगाई की, अच्छा। जापानी जापानी बुक है। उसमें हाँ ये कहा जाता है कि अगर आपको जो पसंद है अपनी जिंदगी में, अगर आप वो जो चीज पसंद है वो काम आप कर रहे हो, और उससे अगर आपने पैसा जनरेट करना शुरू किया आने वाले दिन में या कभी भी, तो तो वो इकिगाई होता है। अगर वो आप काम करते हो तो वो सुटेबल है आपके लिए, और पूरी जिंदगी आसानी आपको होती है आसानी के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, जी वो जी। है कि आप अपनी इकिगाई से पैसे जनरेट करो। जी अल्लाह आपको इसमें हाँ कामयाब करे। जी, आप तो मैंने जी इसको तो ऐसे ही निकाला था कि ऐसे ही मैंने ये शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज में मैं आने जाना शुरू किया मैंने लोगों से, और लोगों का फीडबैक लेने लगा कि क्या यहाँ पे ज़रूरत है क्या नहीं है। फिर मुझे ये मेरा अपनी जो जो पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, तो अब नए दौर में तो डिजिटल एज है, तो इसमें पॉडकास्ट देखा हम्म, कि बहुत तेजी से लोग बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके थ्रू, और जो नया टेक्नोलॉजी है इसका डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं नए टेक्नोलॉजी के, और उनसे फिर बातचीत भी हो जाए, उनसे कुछ नॉलेज मिल जाए, और दुनिया को भी वो नॉलेज शेयर हो जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने पॉडकास्ट लेना शुरू किया। मैंने ऐसे ही अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट शुरू किया था, और उसके बाद से देखिए आज जर्नी ये है कि 25 पॉडकास्ट हो गए, और मैं हर वीक एक पॉडकास्ट डालता हूँ। अभी जी तक एक भी वीक मिस नहीं हुआ। हर वीक में एक पॉडकास्ट, और अभी भी मेरे पास 4-5 पॉडकास्ट रिकॉर्डेड मौजूद हैं, और 2 महीने का बुकिंग अभी भी मौजूद है मेरे पास। जी जी। तो बिल्कुल पैक्ड है हम्म, पॉडकास्ट का। उसके अलावा मैंने इसको एक कम्युनिटी मीटअप से भी जोड़ दिया, कि जो भी पॉडकास्ट में हमारे लोग आ रहे हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम तो ठीक है अपनी जगह पे सही है, हम्म, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से, लेकिन लोगों का फिजिकल मिलना जुलना ना इस दौर में बहुत जरूरी है। इस जी वजह से मैंने एआई कम्युनिटी मीटअप भी स्टार्ट कर दिया, वेरी कि गुड वहां जी। पर वहां पर लोग आए जो हम्म, कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, जो एजुकेशन से हो, टीचर्स हो, रिसर्चर्स हो, इनोवेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ अबू धाबी और दुबई में बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो एआई पे बेस्ड काम कर रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कि एकेडमी में क्या चल रहा है, एकेडमी वाले को पता नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या जी चल जी रहा है। जी। तो इन सब लोगों को कॉम्बिनेशन मैंने सोचा कि यहाँ एक बात ये है कि जी क्या आपका जी चूंकि इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है ना, जी जी इसलिए जी इसमें इंडस्ट्री, आपको कामयाबी ज्यादा मिली, क्योंकि इंडस्ट्री वालों को भी आप प्रेजेंटेशन चाहिए, एक फोरम जी जी चाहिए जहां से बात करते हैं। लेकिन हम्म, सिर्फ अगर आपका ये टीचिंग कम्युनिटी से करते हैं तो टीचिंग जी कम्युनिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इस प्रोग्राम में आए। तो ये भी जी आपके जी लिए एक अल्लाह ताला ने का अच्छा रास्ता खोला कि अब वो लोग हैं चाहते हैं कम्युनिटी में सर्विस करें, सर्विस दें कम्युनिटी को, क्योंकि उनके एक हम्म, मिशन में है, विजन में हुआ हम्म। करता है। तो वो लोग आपसे जुड़ते हैं, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव पहलू है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो मैंने वही मीटअप शुरू किया। ये हर 3 वीक्स पे यहाँ एक मीटअप करता हूँ, हम्म, कैफे कैफे कॉफी शॉप में। ये मीटअप बिल्कुल मतलब फ्री है। पीपल कैन कम एंड पे देयर ओन कॉफी, दे नेटवर्क, दे मीट ईच अदर, ये बहुत अच्छी दे, बात है। हाँ, दे कैन बेनिफिट विद ईच अदर लाइक दैट। तो ये एक आसानी के लिए मैंने किया कि लोग आए, लोग मिले, जिनको जिससे जरूरत है, जिसको भी जिससे फायदा हो जाए, जी जी। कोई इशू नहीं है। आपस में एक जगह जब बैठेंगे तो किसी को इसकी जरूरत है, एकेडमिशियन को इंडस्ट्री की जरूरत है, इंडस्ट्री को एकेडमी की जरूरत है, जी इन लोगों का आपस में एक तरह से बात हो गया। उसमें ये भी करता हूँ कि अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री अगर कोई चाहती है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन दूं, अपना कुछ
बात करेक्ट अपनी करेक्ट। बातें कहूँ, तो आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप जो है स्पॉन्सर कर दो, यहाँ पे कॉफी पीने का जो भी फीस है, हम्म। जो भी पैसा लग रहा है वो आप पेमेंट कर देना। हाँ, तो मिनिमम अमाउंट वो पे कर देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ यहाँ पर एक बात है, जी यूए गवर्नमेंट के सीए के हवाले से, जी जी। अभी जो 6 पिलर जो बनाए गए हैं, उसमें आपके सिलेबस का 20% इंडस्ट्री से कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए। आप जो भी कोर्स आपको दिया गया है, तो 80% आपका जो प्री डिजाइंड है पहले से वो हो, और 20% जो है आपको इंडस्ट्री से मशवरा करके आपको इस कोर्स में डालना है। ये हम्म, कंपलसरी हो गया है। तो इसके इसमें भी आपको बहुत सारे लोगों को फायदा होगा कि इंडस्ट्री के पर्सन जो है, मुलाकात करना इंडिविजुअली किसी इंडस्ट्री के लोगों से कितनी मुश्किल है। तो आपने जो हम्म, फॉर्म जो बनाया है, उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। क्योंकि क्योंकि सीएए का जो असेसमेंट जो हुआ करेगा आपके कोर्स का, उसमें जी एक जी। बहुत बड़ा पहलू है आपकी आपकी बिल्कुल। टीचिंग क्वालिटी। गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चा एम्प्लॉयड हो, वो तालीम दिया जाए जो मार्केट में यूजेबल हो। तो हम्म। इसलिए इस लिहाज से जो है, उसके एम्प्लॉयमेंट को अश्योर करने के लिए ये सारी स्कीम लाई गई हैं। तो आपका जो ये आपकी जो पेशरफ जो है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाले लोग देखेंगे। वहां से आपको मांगेंगे, भाई आपको ऐसा बंदा दो मुझे, जिसको मैं अपने यूनिवर्सिटी में बनाऊं। सिर्फ पहले हुआ करता था कि बुला करके पढ़ाने का, ये भी मुश्किल हुआ करता था। तो अब जो है, जो लोग जो है अपने लेक्चर देने जाएंगे, 3 दिन, कम से कम 3 लेक्चर्स उनको देने पड़ेंगे। हम्म, एक तो एक दो होगा, एक तो खाली जो सिलेबस डिजाइन किया, और दूसरा वो सिलेबस को जाके पढ़ाएंगे भी, तो उनको पैसे भी मिलेंगे। देखिए आप, ये एक अलग से ये नहीं जो रहा, जी क्योंकि जी। फ्री तो पढ़ाएंगे नहीं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको पैसे भी देंगे देंगे हम्म, उनका नाम भी होगा, और यूनिवर्सिटी का भी काम होगा, और बच्चों को भी एकदम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल कदम बिल्कुल। है आपका, ये हम्म, बहुत बड़ा काम आने वाला वेंचर हो सकता है। चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसी सिलसिले में, और मैंने जो ये शुरू किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोग आते हैं। और अभी तक मैंने डाला भी था ग्रुप में अपने कि इससे क्या क्या अभी माइलस्टोन अचीव हमने किया है। अभी हमने ये किया है कि कई लोग इस कनेक्शन की वजह से, तीन तीन लोगों को की नोट स्पीकर बनने का मौका मिला है जी। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में। हम्म, एक अभी कल मैंने यहाँ पर खलीफा यूनिवर्सिटी में ही, यहाँ की सीटीएल की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर असली, उनके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, प्रोफेसर इमानुअल। जी वो जी। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी हैं, वो यूके के। तो हम्म, उन्होंने बोला कि मैं कुछ टॉक देना चाहता हूँ, आप कनेक्ट करवा दो। हम्म। तो मैंने इनसे बात किया, डॉक्टर असली जो डायरेक्टर है, उन्होंने किया "हाँ, कोई बात नहीं है आप"। तो कल हमने मीटिंग किया उनके साथ, और ही गॉट ऑफर। हुआ ना, तो ये फायदा हुआ ना। हाँ चलिए हाँ, ठीक है, आगे तो बढ़े। हाँ, तो इस टाइप के छोटी छोटी जो माइलस्टोन्स अचीव हो रही हैं, और इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक दिल को सुकून मिलता है आदमी को कि हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं। किसी को कुछ फायदा हुआ, किसी के लिए कुछ हुआ। तो एक मेन मकसद यही है कि टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो हो ही रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी होगा। तो इसको कैसे एथिकली और कैसे सही तरीके से, और कैसे सेन माइंड्स जो हैं, जो कि इस फील्ड में हैं, वो बैठ के इसको ब्रेनस्टॉर्म करके कैसे सही तरीके से इसको यूज करें, हम्म, इसका जो है ना, अगर एक परफॉर्मा तैयार हो जाए, तो उसके लिए तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ के बहुत सारा मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, जिसमें एथिकल एआई को मैंने रेस किया कि एथिकल जी। एआई जो है वो आ रहा है, इट्स कमिंग लाइक एन ऑक्टोपस विद 8 ब्रेन्स, एंड यू कैनॉट स्टॉप दिस। हम्म, therefore there should be ethical boundaries in every sector, in the university also, from the user level also it should be implemented, and from the government level also। तो जी जी। अभी नया टेक्नोलॉजी है, तो इसके साथ एथिकल बाउंड्रीज जो है ना वो सेट करना भी बहुत जरूरी है। तो इस पे मैं काफी जोर दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह लोग सुन रहे हैं बात को, और आने वाले दिन में इस टेक्नोलॉजी को हम एथिकली यूज कर सकते हैं, एक बाउंड्री के अंदर रह के, जो कि बहुत काफी फायदा होगा। और एआई कम्युनिटी मीटअप में आप तो हमारे मेंबर हैं, आपको पता ही है, सारा अपडेट होता रहता है। हम्म, हाँ, आपसे भी हम पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम्म, इन सारी चीज़ों पे कैसे टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के फील्ड को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट मैथमेटिक्स। हम्म। तो ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी काफ़ी अच्छी बन गई है अभी अबू धाबी में, जो कि फिजिकल मीटअप भी हो रहा है, ऑनलाइन मीटअप भी हो रहा है। और आगे आप लोगों से मशवरा लेंगे, और देखेंगे कि और आगे क्या कर सकते हैं फॉर द आप बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आखिर में एक नौजवानों के लिए 2-3 लाइन में कुछ मशवरे दे दीजिए, ताकि जो है
जो लोग सुने सुने इसको, उस पर अमल करने की कोशिश करें। 2-3 सेंटेंस में जो आप बोलना चाहते हैं कि जो क्या अभी के हिसाब से फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम्म। इसका ध्यान रख करके जो भी फैसला करें अपनी जिंदगी का। हाँ, ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो आता है ना, तो उसके साथ काफी रिस्क और काफी खौफ और काफी निगेटिव चीजें जो है ना लोग लेके आते हैं। हम्म। तो आपको वो पॉजिटिव रहना है उस चीज को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। निगेटिव एस्पेक्ट हमेशा रहेगा, हम्म। क्योंकि जब से शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी का सफर, लोगों ने एहतजाज किया है। जैसे प्रिंटिंग का सफर शुरू हुआ था तो उस टाइम में लोगों ने एहतजाज किया था कि जी। प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। प्रिंटिंग, जो दीनी चीजें हैं उन पे प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर जब इजाद हुआ था, उस टाइम में प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो एहतजाज किया था इसके खिलाफ कि कैलकुलेटर का यूज यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। आज के डेट में एग्जामिनेशन हॉल में उसका यूज हो रहा है, अलाउड किया जा रहा है। जी। जी। ठीक है। तो हर टेक्नोलॉजी जो है अपने साथ फियर लेके आता है, लेकिन हमको फियरफुल नहीं होना है, हमको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके उसको अडॉप्ट करना है। हम्म। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके साथ भी जो है ना बहुत सारा फियर फैक्टर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ बहुत सारे जो है ना फियर फैक्टर्स आते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी आती हैं जो कि एथिकली सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जब एथिकल बाउंड्री सेट हो जाएगा तो वो चीजें काफी हेल्पफुल हो जाएंगी। इसलिए हम ये कहते हैं लोगों को कि नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरी वन शुड learn and should strive to learn this artificial intelligence things, artificial intelligence tools, because it is going to affect your productivity, it is going to affect your stress level, it reduces your stress level, and it is going to uh, give you monetary benefits. जी। जी। तो ये चीज है। अब यहाँ पर मैं कंक्लूड करने से पहले दो बातें कह दूं कि हम्म। तमाम टेक्नोलॉजी के पीछे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के पीछे कोडिंग का दखल है, और कोडिंग बगैर मैथमेटिक्स के नहीं होता। तो अच्छा, आप जो है मैथमेटिक्स का भी ध्यान रखें। और हाँ, कंक्लूड करने को मैं चाह रहा हूँ कि टाइम खत्म हो गया। 3 बातें जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। एक तो बचपने के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी तरबियत जो है ऐसे स्कूल में हुई जिसका असर आज भी मेरे अंदर है, और मैं उन बातों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है अपने सफर के दौरान जो भी मसाइल पेश आए, हर जगह उनको जो है स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। कहीं पर कुछ हासिल किया, कहीं पर कुछ हासिल किया, और आप ट्रेंड में चलने की कोशिश की उन्होंने। फिर जो है आप देखें इनका द एजुकेशन और द डेविएशन फ्रॉम द पाथ, ये सारी चीज़ें नोटेबल हैं इनकी। सारे लोग जो है, क्योंकि ज़िंदगी में हिंदुस्तान में जो लोग ये बस रहे हैं, बहुत कम लोग हैं उनको एक स्मूथ पाथ मिलता है। वो एक कुछ चंद ही लोग होते हैं, मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ऐसे ही करना पड़ता है। तो वह 20 साल की डिग्री 25 साल में हासिल करते हैं। ये एक न्यू नॉर्मल है वहाँ के लिए। 5-5 साल बच्चे बैठ करके आईटी और नीट में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये एक न्यू नॉर्मल है, ये कोई बुराई की बात नहीं है। तो और आखिर में उन्होंने जो कहा कि इंसान को जो है ट्रेंडिंग जो चीज़ें माशियात के हवाले से आती हैं, उनको जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो है अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि हाई स्कूल की पूरी तालीम, एजुकेशनल सिस्टम पूरी तब्दील होने वाली है। हर वो टीचर जो इसमें आपको अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो स्कूल भी पीछे रह जाएगा, वो इसके पढ़ाए हुए बच्चे भी पीछे रह जाएंगे। आपको मार्केट में अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, टीचर भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारा नॉलेज है। अगर हमारा नॉलेज अपडेटेड नहीं होगा तो हम मार्केट में टीचिंग प्रोफेशन में भी नहीं आ सकते। तो इसको बिल्कुल। हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और रहा नेगेटिविटी के बाद, तो मैं तो इसको यूं पेश करता हूं कि नेगेटिविटी इज नेचुरल। आपको आपको पॉजिटिव लाना है तो उसको निगेट करिए। दिस इज मैथमेटिकल मेथड। आप अपना आपका बच्चा 25 साल का 40 साल का बच्चा है, वो पूरी बड़ी कंपनी चला रहा, फिर भी वो अपनी माँ से जब रुखसत होता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा संभाल के जाना। ये उसी नेगेटिविटी का असर है, क्योंकि नेगेटिविटी नेचुरल है। इसलिए हम्म। आप उससे न घबराएं। आप जो है उस नेगेटिविटी को नेगेट करें। पॉजिटिव अपने आप बन जाए। पॉजिटिव आप क्रिएट नहीं कर सकते। पैगम्बरान को भी अल्लाह ताला ने भेजा वो नेगेटिविटी को नेगेट करने के लिए। जितने ये पैगंबर भेजे गए, जो हम्म। एग्जिस्टिंग नेगेटिविटी उसको नेगेट करने के लिए कहा गया कि नहीं, ये सब नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह सब कुछ करने वाला है। तो हम्म। नेगेटिविटी नेचुरल है, उससे ना घबराएं।
उससे जीना सीखें और उसको नेगेट करके आप आगे बढ़ जाएं, तो पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आ जाएगी। तो अब आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, दिलशाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो है इंटरव्यू में आए। आपकी बातों से उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये आपका अपना पैगाम लोगों में फैलाने की कोशिश करेंगे अपने सर्कल में।